नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और फिर खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों से, जिसका विश्लेषण अगले आधे घंटे में हम इस बुलेटिन में करेंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बिहार में एसआईआर, दिल्ली में संग्राम को आपको समझाएंगे। बिहार में आइडिया चोरी के आरोप वाली सियासत आपको बताएंगे। महागठबंधन में पद वाली प्रेशर पॉलिटिक्स भी आपको समझाएंगे और कहां डरा रहा है डेंगू का डंक, ये भी बताएंगे। शुरुआत सबसे पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बिहार में एसआईआर और कथित वोट चोरी के खिलाफ संसद भवन में इलेक्शन कमीशन तक मार्च निकाला। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा काटा। इसके बाद पुलिस ने राहुल, प्रियंका, अखिलेश समेत विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में लिया। सभी सांसदों को संसद मार्ग पुलिस थाने ले जाया गया और कुछ देर बाद उन्हें पुलिस ने छोड़ दिया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में एसआईआर यानी विशेष मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च किया। इस दौरान अखिलेश यादव पुलिस की बैरिकेडिंग के ऊपर से कूद गए और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो वहीं धरने पर बैठ गए। इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में भी लिया। ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। सरकार का कहना है कि एसआईआर पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार किया है, लेकिन विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करके बेवजह इस पर सियासत कर रहा है। सब कुछ जवाब है। राहुल गांधी से बाबा करें प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है, यही हाल है। सियासी संग्राम के बीच निर्वाचन आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। 1 सितंबर तक दावा आपत्ति का समय है, पर विपक्ष शिकायत की बजाय सियासत करने में व्यस्त है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एसआईआर पर सड़क से संसद तक संग्राम वाली खबर को आप समझिए। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण कराया जा रहा है। विपक्षी दल एसआईआर यानी कि मतदाता पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर के जरिए वोट काटने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बिहार के एसआईआर पर लड़ाई अब दिल्ली पहुंच चुकी है। इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने प्रोटेस्ट मार्च आज निकाला था, जिसमें 300 सांसद निर्वाचन आयोग तक पैदल मार्च करते हुए जा रहे थे। पुलिस ने सांसदों को हिरासत में लेकर बाद में छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस ने 30 लोगों को जाने की इजाजत दी, लेकिन इंडिया ब्लॉक के 300 सांसद मार्च पर अड़े रहे। इसके साथ ही एनडीए नेताओं का विपक्ष पर आरोप है कि विपक्षी नेताओं को लोगों से मतलब नहीं है। उनका यह कहना है, एनडीए नेताओं का, कि सियासी फायदे के लिए विपक्ष माहौल बनाने की कोशिश में है। एनडीए नेता कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने 1 महीने का समय दिया है। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट भी गया है तो उसे आप ठीक करा सकते हैं। इसके लिए 1 महीने का वक्त भी निर्वाचन आयोग ने दिया है। समझने वाली बात यह है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक किसी भी विपक्षी दल ने आपत्ति नहीं जताई है। मतलब ये कि जो 10 दिन का वक्त बीता उसमें राजनीतिक दलों की तरफ से एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। तो सवाल है कि मौका मिलने के बाद भी विपक्षी नेता आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराते। सवाल ये भी बन रहा है कि कुछ अगर गलत है तो सुधारने की कवायद क्यों नहीं की जा रही है। सवाल ये भी क्या सिर्फ सियासी विरोध के लिए ही ये विरोध किया जा रहा है। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि 1 महीने का वक्त निर्वाचन आयोग ने दिया है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर कहीं भी कोई त्रुटि है, इस ड्राफ्ट लिस्ट में अगर किसी को कोई शिकायत है तो आप इसको लेकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और ये भी हर रोज एक बुलेटिन निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किया जा रहा है।
तो सवाल यही बन रहा है कि मौका मिलने के बाद भी विपक्ष के नेता आपत्ति दर्ज आखिर क्यों नहीं कराते हैं। सवाल ये भी बन रहा है कुछ गलत है तो सुधारने की कवायद आखिर क्यों नहीं की जा रही। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या सिर्फ सियासी विरोध के लिए ही इसका विरोध किया जा रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इसके बाद उठ रहे हैं। बढ़ते आगे, बिहार सरकार इन दिनों ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा कर रही है और तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं आइडिया चोरी करने का। अब तेजस्वी यादव के इस आरोप पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। तेजस्वी यादव अक्सर कहते हैं कि सरकार के पास अपना विजन नहीं है, इसलिए वो उनके वादे और उनके आइडियाज चुरा रही है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने तेजस्वी के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके आइडियाज से बिहार तौबा कर चुका है। आपके आइडिया आपको मुबारक, कमाल के आइडिया पिताजी लाते थे, चारा चोर, अलकतरा चोर, कॉपी चोर, लाठी चोर, सब चोर का आइडिया पिताजी लाए, आप थोड़ा और इनोवेट कर गए। अजय आलोक के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी अगले मुख्यमंत्री होंगे और ये बात नीतीश कुमार भी मान चुके हैं। तो तेजस्वी जी की हर बात जो विजन के तहत, रोड मैप के तहत जो उन्होंने घोषणा की, सरकार मान रही है। नीतीशो जी मान लिया कि तेजस्वी ही अगला है भाई। चुनाव से पहले आइडियाज चोरी वाली सियासत गर्मा गई है। सरकार के फैसलों पर विपक्ष अपना दावा ठोक रहा है। देखना ये होगा कि जनता किस पर ज्यादा यकीन करती है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब आइडिया चोरी वाली सियासत के पहले ये समझ लेते हैं कि नीतीश सरकार ने हाल के दिनों में कौन कौन से बड़े ऐलान किए हैं। तो आपको बता दें कि 125 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान सरकार ने किया। इसके साथ ही सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू हो। इसके साथ ही सरकार ने ये ऐलान किया कि शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू होगी। 85% आरक्षण का लाभ बिहार वासियों को मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़कर 1100 रुपए हो गए। जीविका दीदियों के लोन का ब्याज दर भी घटा दिया गया। इसके साथ ही सरकार ने आशा ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ा दिए। अब जो रसोइया हैं, रसोइयों को अब हर महीने 3300 रुपए मिलेंगे। शारीरिक शिक्षक और अनुदेशकों का मानदेय भी सरकार ने बढ़ा दिया है। स्कूल के नाइट गार्ड का मानदेय भी दोगुना कर दिया गया है। 10,000 रुपए आंगनवाड़ी सेविकाओं को मिलेंगे। इसके साथ ही स्मार्टफोन के लिए 11,000 रुपए देने का ऐलान सरकार ने किया है। आइए अब बिहार में आइडिया चोरी वाली सियासत को समझ लेते हैं। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। विपक्ष मतदाता को लुभाने की कोशिश में है। विपक्ष की ओर से कई बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है तो विपक्ष ये चाह रहा है कि लोगों को अपने पाले में करें और इसी वजह से बड़े बड़े वादे विपक्ष ने किए। विपक्ष जब तक वादा करता है तब तक नीतीश कुमार उस योजना को जमीन पर उतार देते हैं। अब नीतीश सरकार ने एक एक कर विपक्ष से सभी मुद्दे छीन लिए। अब तेजस्वी यादव आइडिया चोरी का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि जो बातें हमने कही थी उन सभी को चोरी कर रहे हैं सरकार के लोग। अब तेजस्वी यादव के इस आइडिया पर यानी चोरी करने के आरोप पर जवाब बीजेपी ने दिया। अजय आलोक ने कहा कि उनके आइडिया की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 2005 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर अब तक कई यात्रा नीतीश कुमार कर चुके हैं और अपनी यात्रा में नीतीश कुमार लोगों से फीडबैक लेते रहे हैं। उनके बीच जाते हैं तो उनसे फीडबैक लेते हैं। यात्रा में मिले फीडबैक के आधार पर ही योजना लॉन्च की जाती है। शराबबंदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नीतीश कुमार की तरफ से कहा भी जाता रहा है कि महिलाओं के कहने पर ही उन्होंने शराबबंदी की थी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी बार बार सरकार बनने पर डिप्टी सीएम के पद पर दावेदारी ठोक रहे हैं। उनका यह कहना है कि महागठबंधन अगर जीता तो सीएम पद तेजस्वी का और डिप्टी सीएम वो खुद बनेंगे, पर आरजेडी ने उनके इस दावे से किनारा कर लिया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। राज्य में डिप्टी सीएम के रूप में देखेंगे। उस गठबंधन में इस तरह की कोई बात उभर कर नहीं आई। बीते कई महीने से मुकेश सहनी और उनकी पार्टी के नेता डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी ठोक रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनी तो
डिप्टी सीएम मुकेश सहनी ही बनेंगे, पर आरजेडी के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सहनी के दावे की हवा निकाल दी। मगर जहां तक हमारे गठबंधन का सवाल है, उस गठबंधन में इस तरह की कोई बात उभर कर नहीं आई। आरजेडी का ये रवैया वीआईपी को नागवार है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता ने बिना कहे 2020 वाली चाल चलने की चेतावनी दे डाली। हमारे वीआईपी के संरक्षक आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव सर पर है और डिप्टी सीएम पद को लेकर अलग तनातनी नजर आने लगी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस अंदरूनी कलह के साथ तेजस्वी सीट शेयरिंग और उम्मीदवारी वाली दावेदारी की गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। मोतिहारी से संवाददाता अविनाश कुमार और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब आप महागठबंधन में डिप्टी सीएम पद वाली लड़ाई को समझिए। देखिए, बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बात करें तो यहाँ पर सीधा जो मुकाबला है वो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन देखने को मिल रहा है। बात अगर करें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, तो महागठबंधन की टीम में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी पार्टी शामिल है। महागठबंधन में डिप्टी सीएम पद वाली लड़ाई को अब आप समझिए। देखिए, अब तक महागठबंधन के अंदर सीएम फेस भी तय नहीं हुआ है, लेकिन डिप्टी सीएम फेस पर चिक शुरू हो गई है। इसके साथ ही वीआईपी वाले मुकेश सहनी का ये दावा है कि सरकार अगर महागठबंधन की बनती है तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और मुकेश सहनी खुद डिप्टी सीएम बनेंगे। तो आरजेडी ने मुकेश सहनी के दावे को ही नकार दिया है। डिप्टी सीएम की कोई बात अब तक नहीं हुई है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। इसके साथ ही 2020 को लेकर अब प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है वीआईपी ने। और 2020 में अब हुआ क्या था, आपको ये बताते हैं। देखिए, मुकेश सहनी तब भी डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे। महागठबंधन में बात नहीं बनी तो एनडीए में चले गए थे। इसके बाद लड़ाई जब आगे बढ़ी तो आरजेडी के इनकार पर क्या कह रहे हैं अब वीआईपी के नेता, तो 2020 के कुछ वोटों की वजह से तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए थे। कुछ वोटों का अंतर इस बार भी खेल बिगाड़ सकता है और इसी को लेकर धमकी दी जा रही है, एक तरीके से इशारों में। अब आप सवालों के जरिए महागठबंधन में डिप्टी सीएम पद वाली लड़ाई को समझिए। क्या ज्यादा सीट के लिए मुकेश सहनी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? सवाल ये भी कि क्या मुकेश सहनी एक बार फिर पलटी मारने की कोशिश में है? क्या पिछली बार की तरह फिर से मुकेश सहनी महागठबंधन से भाग सकते हैं? अब ये वो तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि वो एनडीए को गच्चा देने वाले हैं। 2020 की तरह ही चिराग पासवान के समर्थन वापस लेने की बात कही जा रही है, पर चिराग पासवान ने एक बार फिर से साफ शब्दों में कह दिया है कि वो एनडीए छोड़कर नहीं जाएंगे और एनडीए 225 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। ये रिपोर्ट 225 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ 2025 में 225 केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर एनडीए के इस नारे को दोहराया और विरोधियों को सख्त शब्दों में संदेश भी दे दिया। चिराग ने कहा कि जो लोग ये आस लगाकर बैठे हैं कि चिराग एनडीए छोड़ेंगे और उनके जीत की राह आसान हो जाएगी, वो गलत फहमी में है। सुशासन बाबू बिहार की जनता ने ऐसे ही उन्हें नहीं कहा, बट हाँ, विपक्ष अभी भी चाहता है कि किसी भी तरीके से एनडीए में कोई दरार दिखे। ये दरार दिखने वाली नहीं है। एनडीए एकजुट होकर। चिराग पासवान इस तरह के बयान कई बार दे चुके हैं, पर विरोधी उनके नाराज होने का दावा करते रहे हैं। पर इसे चिराग ने अपनी चिंता बताई है, नाराजगी नहीं। चिराग पासवान ने ये साफ कर दिया है कि एनडीए के पांचों दल एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। एनडीए के पांडवों से मुकाबला महागठबंधन के लिए मुश्किल होने वाला है। हाजीपुर से न्यूज़ 18 संवाददाता प्रफुल्ल कुमार के साथ, पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। अब आप चिराग के बयान को समझिए। देखिए, बिहार एनडीए में 5 दल शामिल हैं।
चिराग पासवान की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। चिराग पासवान के बयान से एनडीए में खटपट की बात भी कही जाने लगी थी। 2020 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। तब चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे। चिराग पासवान की पार्टी महज एक सीट पर सिमट गई, लेकिन चिराग पासवान की वजह से एनडीए गठबंधन को, खासकर जेडीयू को बहुत नुकसान हुआ था। चिराग पासवान की बातों से इस बार भी कंफ्यूजन हो रहा था। चिराग पासवान ने कंफ्यूजन को दूर करते हुए एनडीए को एकजुट बता दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि अब विपक्ष को कोई मौका मिलने वाला नहीं है। एकजुट एनडीए चुनाव लड़ेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाएगा। तो अब ऐसे में बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना में हुई लगातार बारिश के बाद जगह जगह जलजमाव हो गया है। जलजमाव के कारण डेंगू मरीजों की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। पटना सहित बिहार के ज्यादातर जगहों पर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से क्या शहर और क्या गांव, जगह जगह पानी जमा होने लगा है। दूर दराज के इलाके की बात छोड़ दीजिए, पटना के महावीर मंदिर के ठीक बगल में लगभग 15 दिनों से पानी जमा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है और डेंगू का खतरा भी। सिर्फ पटना के हनुमान मंदिर के पास नहीं, जगह जगह चाहे न्यू मार्केट कर ले, राजेंद्र नगर कर ले, कई ऐसे मोहल्ले हैं, मेन सड़क भी है जहां 10 दिनों से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन जल जमाव की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। बरसात के मौसम में डेंगू का खतरा हर साल बढ़ जाता है। जरूरत है साफ सफाई और सावधानी बरतने की। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और अब आप डेंगू के बारे में समझिए। देखिए, डेंगू वायरल बीमारी है। संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से डेंगू फैलती है। इसके साथ ही डेंगू वाले मच्छर कब काटते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये मच्छर दिन के समय काटता है। खासकर सुबह और शाम को ये मच्छर काफी एक्टिव रहता है। समझिए डेंगू कैसे फैलता है। तो डेंगू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलता, बल्कि डेंगू के फैलने का मुख्य कारण संक्रमित एडीज मच्छर हैं। ये डेंगू वायरस को ले जाते हैं। अब आप ये समझिए, मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटते हैं तो वायरस अपने अंदर ले लेते हैं। यही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो उसे भी संक्रमित कर देते हैं। एडीज मच्छर को समझिए, साफ पानी में प्रजनन करते हैं। इसके साथ ही गमला, टायर, इन सब में भी ये मौजूद होते हैं जहां पर मच्छर काट सकता है। एडीज मच्छर पैदा होने की सबसे ज्यादा संभावना कब होती है, तो बारिश के मौसम में, जब जगह जगह पानी जमा हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाता है, उस वक्त में। डेंगू के डंक से बचाव के उपाय आप समझिए। दिन के समय भी मच्छर भगाने वाली क्रीम आपको लगाना चाहिए। रात में मच्छरदानी लगाकर सोएं। स्प्रे या फिर कोयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेंगू के डंक से बचने के लिए घर के आसपास पानी को जमा आप नहीं होने दें। पूरे बाजू के कपड़े पहने। डेंगू के लक्षण अगर दिखें तो तुरंत डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।